बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बायोलॉजी पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर यानी कि 15 चैप्टर जो है होम्योस्टेसिस, उसका फर्स्ट टॉपिक कंसेप्ट्स इन होम्योस्टेसिस आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब कंसेप्ट्स इन होम्योस्टेसिस में हम एग्जैक्टली इंशाल्लाह वही पढ़ेंगे जो कि आपकी बुक में गिवन है, लेकिन कंसेप्चुअल वे में, ताकि आप जब बुक पढ़ें मेरा ये लेक्चर लेने के बाद आपको आसानी हो। अच्छा जी, सबसे पहले है जी कंसेप्ट्स इन होम्योस्टेसिस लिख लिया। अब फॉर इंस्टेंस मैंने अपने लिए ये बॉडी बनाई है, समझे ह्यूमन बॉडी है, हमारा एक ख़ास टेम्परेचर है, हमारे अंदर वाटर की ख़ास क्वांटिटी है। इसी तरह ये हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है, ठीक है जी, हमारे अंदर का इंटरनल इन्वायरमेंट है। जबकि बाहर भी ख़ास किस्म का टेम्परेचर है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी है, बरसात में ज़्यादा होती है। पानी है, अगर हम वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक फ़िश की बात करें तो। इसी तरह पीएच लेवल है और बाहर सॉल्ट की कंसंट्रेशन है। तो ये सारी जो है ये वाइड रेंज में बढ़ती या कम होती रहती है, जिसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएशंस। कभी टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है, 40 to 50 तक जाता है, सर्दियों में कम होता है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। तो अगर टेम्परेचर बाहर 0 to 10 डिग्री हो तो क्या ऐसा है कि हमारा टेम्परेचर भी इतना हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बाहर अगर पानी बहुत ज़्यादा है, फॉर इंस्टेंस हमने स्विमिंग पूल में छलांग लगाई और बाहर पानी बहुत ज़्यादा है, तो क्या हमारा जिस्म के अंदर पानी भर जाएगा और हम फूल जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसी तरह से हमारा टेम्परेचर, वाटर, हर चीज़ जो है एक ख़ास रेंज में सेट की हुई है नेचर ने। बिल्कुल इसी तरह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ख़ास तरीके से सेट किया हुआ होता है रेंज को, ताकि बाहर जो भी हो, जो भी हार्म्स हों हमारी बॉडी को, उससे प्रोटेक्ट कर सके। ये नेचर ने एक सिस्टम बनाया। तो इस प्रोटेक्शन के सिस्टम को इस प्रोटेक्ट करने को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अगर हम इसकी डेफिनेशन पर आएँ तो क्या बनता है? द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट, उसकी प्रोटेक्शन फ्रॉम दी हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि बाहर जितनी भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं उसके नुकसान से इंटरनल इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो हम प्रोसेसिंग होती है या जो एक चीज़ बनती है उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब सबसे ज़्यादा जो है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट्स में कंपोनेंट्स अफेक्ट होते हैं, वो कौन कौन से हैं? कंपोनेंट्स अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस, यानी कि बाहर जितनी भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो अफेक्टेड होंगे। सबसे पहले उसमें आ जाता है वाटर, उसके बाद आता है सल्यूट। सल्यूट क्या है जी? फॉर इंस्टेंस पानी लिया आपने, उसमें चीनी डाली, जो पानी होगा वो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सॉल्वेंट होगा, और ये जो शुगर है ये क्या होगी? सल्यूट होगा। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको सिंपल सा करने के लिए, कि ये जो माइनर अमाउंट होती है, जिस तरह सॉल्ट आप डाल दें, शुगर डाल दें पानी में, तो उसको हम बोलते हैं सल्यूट, ठीक है। हमारी बॉडी के हिसाब से देखें तो ये होगा वाटर के अंदर सॉल्ट। उसके बाद टेम्परेचर। ये तीन चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं हमारे बाहर की फ्लक्चुएशन से। तो अब होम्योस्टेसिस इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का नाम है। अब इसमें से अगर हम वाटर प्लस सोल्ट की सल्यूट की कंसंट्रेशन को जो है वो रेगुलेट करता है हमारी बॉडी, तो उसको बोलेंगे ऑस्मियो रेगुलेशन। क्या बोलेंगे? ऑस्मियो रेगुलेशन। अगर टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है हमारी बॉडी तो उसको बोलेंगे थर्मो रेगुलेशन, यानी कि थर्म मीन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है तो थर्मो रेगुलेशन। अगर वाटर के साथ साथ सॉल्ट, मतलब वाटर और सॉल्ट दोनों की कंसंट्रेशन को कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। और हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट जो एलिमिनेट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट के एलिमिनेशन को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। ये डेफिनेशन आपकी बुक में एज इट इज़ गिवन है। एक्सक्रीशन वो प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट को हम एलिमिनेट करते हैं बॉडी से। अब ये तो होगी ऑर्गेनिज्मिक लेवल की, मतलब कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के लेवल की होम्योस्टेसिस, जिसका मैंने अभी आपको बताया। अब यही सब कुछ अगर हम अंदर से अंदर जाते जाएं, हमारे पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर सिस्टम है, सिस्टम के बाद अंदर ऑर्गन्स आते हैं, ऑर्गन के बाद हमारे टिश्यूज़ आते हैं, टिश्यू के बाद हमारे सेल आते हैं। तो ये होम्योस्टेसिस एक्चुअली सेलुलर लेवल पर हो रही होती है। अब सेलुलर लेवल पर क्या? ये मैंने एक सेल बनाया, उसके अंदर ये न्यूक्लियस, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई और ये हो गया न्यूक्लियस। इसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है इसको हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, ठीक है जी। और इसी तरह जो इन दोनों सेल्स के बाहर वाला है उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड, इंट्रा मीन्स विद इन, ठीक है जी। अंदर वाला इंट्रा हो गया, बाहर वाला एक्स्ट्रा हो गया।
अब एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में क्या होता है, एक दो सेल्स हैं उसके दरमियान अगर प्लांट्स का केस लें तो वेस्कुलर होगा फ्लूइड, अगर हम एनिमल्स का लें तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब सेल्स के बाहर वाला जो फ्लूइड होता है प्लांट्स में उसको वेस्कुलर बोलते हैं जैसे कि जाइलम फ्लोएम, और हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि एक्स्ट्रा ब्लड जो है और उसमें डिफरेंट हमारे एलिमेंट्स जो हैं मिक्स हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि सेल्स के बाहर वाला। ठीक है जी। अगर तो अबंडेंट सप्लाई है बाहर, मतलब कि पानी बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो एक वाइड रेंज होगी हमें। फॉर इंस्टेंस हम पानी अगर बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो हमें यूरिन जो है वो ज़्यादा आएगा, एक वाइड रेंज सेट की हुई होगी। अगर बाहर पानी बहुत कम है, लो सप्लाई है, तो नैरो रेंज होगी कि भाई इतना से थोड़ा सा भी ऊपर ना जाए ताकि बॉडी की नीड्स जो हैं वो पूरी हों। अब आगे आ जाता है हमारे पास कंट्रोल सिस्टम। कौन सी ऐसी चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर जो कि कंट्रोल कर रही है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर की फ्लक्चुएशन से, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम। अब यहाँ पर डायग्राम सेम एज इट इज़ जो आपकी बुक में गिवन है वो बनाई हुई है। इसमें क्या है कि जी ये समझ लें पूरी हमारी बॉडी है और बॉडी के अंदर लगा हुआ है कंट्रोल सिस्टम, और इसके साथ ही ये अंदर सेल्स हैं और सेल के अंदर भी लगे हुए हैं कंट्रोल सिस्टम्स। अब बाहर जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशंस हैं, जिस तरह गर्मियों में ज़्यादा गर्मी है, सर्दियों में सर्दी है, तो इट मीन्स टेम्परेचर कम है, गर्मियों में ज़्यादा है। तो कंट्रोल सिस्टम ने क्या करना है, इस बहुत वाइड रेंज की जो फ्लक्चुएशंस है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, पाबंद करना है नैरो रेंज के अंदर। ठीक है जी, नैरो रेंज में कर देना है ताकि बाहर अगर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री, ठीक है जी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर बाहर 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस है तो ये एक बहुत वाइड रेंज है। अब इसको हमने रिस्ट्रिक्ट करना है हमारे इंटरनल सिस्टम के हिसाब से 37 डिग्री। तो अब हमने ये हो गया वाइड रेंज ऑफ। अब हमारे सेल के अंदर भी लगा हुआ है कंट्रोल सिस्टम जो कि क्या करेगा, एक्सट्रीमली नैरो, मतलब यहाँ पर तो फिर थोड़ा बहुत बर्दाश्त हो जाएगा हमारी बॉडी को, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर 37 से 38 जाएगा, 36 जाएगा, लेकिन सेलुलर लेवल पर बिल्कुल भी ये नहीं होगा बर्दाश्त। इसीलिए यहाँ पर एक्सट्रीमली नैरो फ्लक्चुएशन जो है उसको भी ये कंट्रोल सेंटर जो है वो कंट्रोल करेगा। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इसमें हमारे कंट्रोल सिस्टम के, सबसे पहले है जी रिसेप्टर जो कि रिसीव करता है कि आया कि ज़्यादती हो रही है टेम्परेचर में या कमी हो रही है। फिर उसके बाद कंट्रोल सेंटर जो कि हमारे कंट्रोल सिस्टम में मेन वर्क करता है उस कमी को सही करने में, कमी या ज़्यादती को सही करने में। इफेक्टर वो चीज़ है जो कि उस चीज़ से, उस सर्दी या गर्मी से अफेक्ट हो रही है। फॉर इंस्टेंस अगर सर्दी लगती है तो हमारा जिस्म कांपता है, जिस्म कांपता है मतलब हमारे मसल्स जो हैं वो शिवर करते हैं, तो इस केस में इफेक्टर क्या होंगे, हमारे मसल्स होंगे। अगर हम आम जिंदगी के एग्जांपल लें तो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम जो है उसमें क्या है जी, टेम्परेचर फॉर इंस्टेंस हाई हो, हमें गर्मी लगे तो हम क्या करेंगे, हम एसी ऑन करेंगे, हमारा थर्मामीटर से हम चेक करेंगे, रिसेप्टर जो है हमें बताएगा कि जी टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, एसी ऑन करेंगे। अगर सर्दी लग रही है तो हम क्या करेंगे, हीटर ऑन करेंगे। ये फिजिकल कंट्रोल सिस्टम हो गया। सेलुलर लेवल पर सिर्फ वाटर, सल्यूट और टेम्परेचर ही नहीं बल्कि मेटाबोलाइट्स, हार्मोन्स, के दोनों चीज़ें भी और बहुत सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं कि इनकी क्वांटिटी को भी एक नैरो रेंज में रखना होता है। अच्छा जी, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के बाद अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल सिस्टम की अगर बात करें तो फॉर इंस्टेंस वही मैंने जिस तरह से आपको बताया कि बाहर गर्मी जो है वो ज़्यादा है, आपकी बुक की एग्जांपल से फॉर इंस्टेंस गर्मी ज़्यादा है, हमारे मसल जो है वो रिलैक्स हुए में है, हमारे जो है गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो हमारे माइंड को मैसेज आएगा। सेंसर जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लगे हुए हैं, हमारी स्किन में लगे हुए हैं, अगर इसको हम बहुत ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखें तो हमारी सेंसर्स हर जगह लगा, जैसे हमें टच का एहसास होता है, गर्म चीज़ का एहसास होता है, ठंडी चीज़ का एहसास होता है, तो वो सेंसर जो है वो क्या है, रिसेप्टर है। वो कहेगा कि जी बहुत बाहर गर्मी है, ठीक है जी, ये मैसेज जाएगा हमारे माइंड को जो कि हमारा कंट्रोल सेंटर है। वो क्या करेगा, ऐसे मैकेनिज्म्स करना शुरू करेगा जिससे हमारी जिस्म की गर्मी को कम फील करवाया जाए। उससे क्या, वो क्या होता है कि पसीना हमें आएगा। पसीना एक्चुअली हमारा क्या है, एवापोरेटिंग सिस्टम है, हमारा कूलिंग सिस्टम है। जब एक ख़ास हद तक हो जाएगा हमारा टेम्परेचर तो फिर वापस मैसेज जाएगा कि भाई अब कूलिंग हो गई है, अब मज़ीद कूल करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर क्या था, टेम्परेचर ज़्यादा था, टेम्परेचर ज़्यादा था, मैसेज क्या गया कि भाई टेम्परेचर को थोड़ा कम करो, बॉडी अफेक्ट हो रही है। तो जब टेम्परेचर कम हो गया तो वापस मैसेज गया कि अब जो है वो
कम हो गया, अब इस सिस्टम को बंद कर दो, बहुत है, मतलब इतना ही रहने दो। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देखिए टेम्परेचर ज़्यादा था, इन रिस्पॉन्स क्या हुआ, टेम्परेचर लो हुआ, बाहर ज़्यादा अंदर कम, तो कम से जो दोबारा रिस्पॉन्स किया, इस वजह से हम इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है जी, ये अभी हमने बेसिक्स पढ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।